हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मुस्लिम लॉ में टॉपिक आते हैं पेरेंटेज, एक्नॉलेजमेंट, गार्जियनशिप और कस्टडी। तो ये चारों छोटे छोटे से टॉपिक हैं जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम ये चारों टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पेरेंटेज अंडर द मुस्लिम लॉ। तो पेरेंटेज बेसिकली रेफ़र करता है क्या लीगल रिलेशनशिप क्या है एक चाइल्ड और उसके पेरेंट्स के बीच में। तो इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है पेटर्निटी, एक आता है मैटर्निटी। तो पेटर्निटी का मतलब होता है कि एक चाइल्ड का फादर के साथ क्या रिलेशन है, और मैटर्निटी का मतलब है कि एक चाइल्ड का मदर के साथ क्या रिलेशन है। तो जो पैटर्निटी है आपका वो प्रिज्यूम किया जाता है, बट जो मैटर्निटी होता है वो एक मैटर ऑफ फैक्ट है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि पैटर्निटी को प्रिज्यूम किया जाता है या फिर मैटर्निटी को। तो आपको ध्यान रखना है कि पैटर्निटी को प्रिज्यूम किया जाता है, क्योंकि जनरली जो भी मदर है जिसने भी चाइल्ड को बर्थ दिया है उन्हीं को ही मदर कंसिडर करा जाता है। तो ये चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट प्रूफ करने की किसको ज़रूरत पड़ती है? पैटर्निटी को। कुछ ऐसे सिचुएशंस बनती हैं उस टाइम पर पैटर्निटी को प्रिज्यूम करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पैटर्निटी इज़ अ मैटर ऑफ प्रिजम्पशन बट मैटर्निटी इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। एक तो इसमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, पेरेंटेज ज़रूरी किस लिए है? क्योंकि पेरेंटेज से ही पता चलता है कि चाइल्ड लेजिटिमेट है या फिर इलेजिटिमेट, उसके इनहेरिटेंस राइट्स क्या होंगे, उसका सोशल स्टेटस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं चाइल्ड की पेरेंटेज से। तो ये थोड़ा सा इसमें शिया और सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। इसमें इम्पॉर्टेंट सुन्नी वाला हमारे लिए ज़्यादा है, बट कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मैटर्निटी। तो मैटर्निटी मुस्लिम लॉ में जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैब्लिश्ड बाय द बर्थ। जो भी मदर है जिनने भी चाइल्ड को बर्थ दिया है उन्हीं को ही मदर मान लिया जाता है। तो द वुमेन हु गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड इज़ कंसिडर द मदर। जो पैटर्निटी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर कुछ लेजिटिमेसी के रूल्स लगते हैं। जनरली अगर चाइल्ड का जो बर्थ है वो वैलिड मैरिज में हुआ है, निकाह में अगर वैलिड मैरिज में होता है तो फिर उसको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है। तो जब अगर हम लेजिटिमेसी की बात करें मुस्लिम लॉ में, तो सुन्नी लॉ में क्या होता है, तो अगर एक चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता है अगर आज मैरिज हुई है उसके कम से कम 6 महीने बाद उस चाइल्ड का बर्थ होना चाहिए, तो उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। और अगर आज शादी डिज़ोल्व हो गई है तो उसके अगर 2 साल तक अगर उस चाइल्ड का बर्थ होता है और जो वुमेन है, जो मदर है, वो दोबारा से रीमैरिज नहीं करती है, तो इस केस में भी चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर किया जाता है। तो सुन्नी लॉ में क्या होता है, आपके चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा अगर चाइल्ड का बर्थ कम से कम मैरिज के 6 महीने बाद होता है, या मैरिज डिज़ोल्व हो गई है उसके 2 साल बाद तक भी अगर इस चाइल्ड का बर्थ होता है, और जो मदर है उन्होंने दोबारा से शादी नहीं करी है, दूसरी शादी नहीं करी है, तो उस केस में चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा सुन्नी लॉ में। और अगर एक बार चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर किया जा चुका है तो फिर वो चाइल्ड अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, फादर के नाम को कैरी करता है आगे। और अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है तो फिर फादर की अपनी प्रॉपर्टी, वो जो अपने फादर की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट नहीं कर सकता। और यहाँ पे शिया लॉ में एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि पहला तो यही है कि जो चाइल्ड है शादी के कम से कम 6 महीने बाद होना चाहिए, तभी उसे लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शिया में एक डिफरेंस आता है, अगर डिज़ोल्व हो जाती है मैरिज, तो जब डिज़ोल्व होती है उसके अगर 10 साल के अंदर तक विद इन 10 मंथ्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर चाइल्ड का बर्थ होता है तो ही उसको लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि शिया और सुन्नी में डिज़ोल्यूशन, अगर मैरिज हो जाती है, डिज़ोल्व करने के मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है उसके बाद अगर चाइल्ड का कितने मंथ में बर्थ हो रहा है तो उसे लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन कौन होता है? अगर वो वैलिड मैरिज से बोर्न नहीं हुआ है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है शिया और सुन्नी में। यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्म में भी लिखा है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। इसको मुस्लिम लॉ में इकरार भी बोला जाता है। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं वो एडॉप्शन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है मुस्लिम लॉ में, जो कि एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक जो मैन है वो चाइल्ड को एक्नॉलेज कर सकता है अपने ही चाइल्ड की तरह, अपना चाइल्ड उसको मान लेता है, तो उस कॉन्सेप्ट को इकरार बोला जाता है। जिससे कि कोई अगर ऐसा चाइल्ड है जिसकी पैटर्निटी का पता नहीं है कि वो किसका बच्चा है, तो उसको कोई दूसरा आदमी क्या करता है, उसको एक्नॉलेज कर देता है, एक्नॉलेज करके अपने चाइल्ड की तरह उसे ट्रीट करता है, और फिर फाइनली उस चाइल्ड को लेजिटिमेट कंसीडर कर लिया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट आता है आपका एक्नॉलेजमेंट का। और इसमें कुछ कंडीशंस हैं एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए जो आपको ध्यान रखनी है, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला है तो इसका
और जो कंडीशन वो ये है कि जो चाइल्ड है उसकी जो पैटर्निटी है वो नॉन नहीं होनी चाहिए। अगर चाइल्ड के फादर के बारे में ऑलरेडी पता है कि ये चाइल्ड के जो फादर हैं ये XYZ है, उस चाइल्ड को एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता किसी दूसरे के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला तो जो चाइल्ड है उसकी पैटर्निटी के बारे में पता नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो चाइल्ड है वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ जीना नहीं होना चाहिए। जीना नहीं होना चाहिए, जीना मतलब कि जो आउटसाइड मैरिज फिजिकल रिलेशन के थ्रू अगर चाइल्ड बोर्न होता है एडल्ट्री के थ्रू, तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। थर्ड है, जो भी मैन एक्नॉलेज कर रहा है चाइल्ड को, जिसके भी चाइल्ड को एक्नॉलेज कर रहा है, जिस भी मदर के चाइल्ड को, तो उसके साथ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में वो पर्सन नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि अपने बहन के चाइल्ड को कोई एक्नॉलेज नहीं कर सकता, अपने आंट के चाइल्ड को कोई एक्नॉलेज नहीं कर सकता। फोर्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बनता है, एज डिफरेंस। कोई भी अगर मैन अगर चाइल्ड को एक्नॉलेज कर रहा है तो उनके बीच में कम से कम 12.5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि एज डिफरेंस कितना होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट के लिए। दूसरा, फिर फिफ्थ इसमें आता है पॉइंट कि अगर चाइल्ड मेजॉरिटी की एज का है, मतलब 15 ईयर्स का है, जो मुस्लिम लॉ में 15 ईयर्स को नॉर्मली मेजॉरिटी की एज कंसिडर किया जाता है, तो फिर चाइल्ड से भी पूछा जाता है एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड। तो चाइल्ड डिनाई नहीं करे एक्नॉलेजमेंट को तभी कंसिडर किया जाएगा वैलिड एक्नॉलेजमेंट। फिर कोई भी एविडेंस नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैरी, और एक्नॉलेजमेंट जो होनी चाहिए वॉलंटरली और क्लियर होनी चाहिए। जो एक्नॉलेज कर रहा है, जो मैन एक्नॉलेज कर रहा है वो मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। तो ये कुछ आपके 7-8 इसमें कंडीशंस हैं वैलिड एक्नॉलेजमेंट के लिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो बनता है वहाँ से क्वेश्चन है वो है एज से रिलेटेड। एज का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर लीगल इफेक्ट यही होता है एक्नॉलेजमेंट का कि जो चाइल्ड है उसको लेजिटिमेट कंसिडर कर लिया जाता है, और फिर वो अपने फादर की जो भी जिसने भी एक्नॉलेज किया है चाइल्ड को, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको वो इनहेरिट करेगा। और एक बार अगर एक्नॉलेजमेंट कर लिया जाता है तो उसके बाद उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि क्या एक्नॉलेजमेंट को बाद में रिवोक किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर वैलिड एक्नॉलेजमेंट हो जाता है तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। देन एक्नॉलेजमेंट में आपके 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आते हैं। सबसे पहला केस है मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान। इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो डॉक्ट्राइन है ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, एक सब्सटेंटिव पार्ट है वो मुस्लिम लॉ का, जो इनहेरिटेंस पर अफेक्ट करता है, और ये केवल एक रूल ऑफ एविडेंस नहीं है। तो बस इस केस का नाम और इसमें क्या हेल्ड हुआ था आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट केस है वो है शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में एडॉप्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका 2000 का, उसमें एडॉप्शन के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। और ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये एक सेक्युलर एक्ट है, और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन सब पर ही अप्लाई होता है। तो अगर कोई मुस्लिम एडॉप्शन करना चाहता है तो वो अपने पर्सनल लॉ में भले ही ना कर पाए, बट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू वो अडॉप्ट कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो एक्नॉलेजमेंट में आपको यही सब ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गार्जियनशिप, जिसको वलियत या फिर वली भी बोलते हैं। तो गार्जियनशिप बेसिकली डिफाइन करता है कि लीगल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, किसी माइनर की या फिर माइनर की प्रॉपर्टी की। तो 3 तरीके से गार्जियनशिप हो सकती है। गार्जियनशिप किसी पर्सन की हो सकती है, किसी मतलब माइनर की होती है जनरली, माइनर की प्रॉपर्टी की होती है, या फिर मैरिज के लिए भी हो सकती है। अगर गार्जियनशिप मैरिज के लिए हो रही है तो उसे ज़ब्र बोला जाता है। ये भी आपको वर्ड याद रखना है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुस्लिम लॉ में किसको गार्जियन कंसिडर किया जाता है, तो नेचुरल गार्जियन मुस्लिम लॉ में फ़ादर को ही कंसिडर किया जाता है। जब तक फ़ादर ज़िंदा है तो फ़ादर को ही नेचुरल गार्जियन कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद फ़ादर एक विल भी बना सकते हैं, विल के थ्रू वो नाम लिख सकते हैं विल के अंदर कि उनके जाने के बाद किसको गार्जियन माना जाएगा चाइल्ड का। तो अगर फादर ने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया है तो फादर के जाने के बाद उनको कंसिडर किया जाता है, या फिर कभी कभी कोर्ट भी अपॉइंट कर देते हैं अगर फादर नहीं है या टेस्टामेंट्री गार्जियन भी कोई नहीं है। तो फादर को आपको ध्यान रखना है कि अगर नेचुरल गार्जियन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मुस्लिम्स में नेचुरल गार्जियन किसको माना जाता है, तो आपको फादर का ध्यान रखना है। फादर के बाद जो भी फादर विल में लिख करके गए हैं अगर, तो फादर के एग्जीक्यूटर वहाँ पर माना जाएगा। और अगर कोई ऐसा वो कोई विल बनाकर नहीं गए हैं तो फाइनली फिर मदर के पास गार्जियनशिप चली जाती है। उसके बाद गार्जियनशिप के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कस्टडी का। कस्टडी को इसमें मुस्लिम लॉ में बोला जाता है हिजानत। तो कस्टडी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें शिया और सुन्नी में, ये ध्यान रखना है
कि जो कस्टडी का जो फर्स्ट राइट होता है वो मदर के पास होता है, चाहे शिया हो या फिर सुन्नी लॉ में, दोनों में मदर के पास फर्स्ट राइट है कस्टडी का। और कस्टडी बेसिकली जो डे टू डे केयर होती है, माइनर की जो चाइल्ड की केयर होती है, वो रिलेट करता है कस्टडी से। तो अगर सुन्नी लॉ में तो क्या होता है कि जो मदर है उसके पास अगर सन है तो उसकी 7 साल तक की कस्टडी मदर के पास रहती है। और अगर डॉटर है तो डॉटर जब तक कि उसकी प्यूबर्टी की एज नहीं आ जाती। तो सुन्नी लॉ में अगर सन है तो 7 ईयर्स तक कस्टडी मदर के पास रहेगी, और अगर डॉटर है तो जब तक एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं आ जाती, उसके बाद फादर को शिफ्ट हो जाती है कस्टडी भी। और शिया लॉ में क्या होता है, अगर सन है तो फिर जब तक कि सन की एज 2 साल तक की नहीं हो जाती, जब तक कस्टडी मदर के पास रहती है, और अगर गर्ल है तो 7 साल तक की। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि शिया में थोड़ा सा एज में, शिया और सुन्नी में एज में डिफरेंस है कि कब तक कस्टडी जो है मदर के पास रहती है, उसके बाद वो फादर के पास चली जाती है। तो आपको ये एज अच्छे से ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन बना था कि कस्टडी मदर के बाद किसको जाती है, मतलब कि अभी 7 साल और ये जो एज दी हुई है जब तक मदर के पास कस्टडी होती है, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है, बट उसी दौरान जो मदर है उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो किसी वजह से डिसक्वालीफाइड हो जाती है, तो उस केस में कस्टडी किसको ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये एक लिस्ट है आपको 3-4 लोगों की, ये आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही बना था, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए ही आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो कस्टडी है वो मैटरनल ग्रैंड मदर को जाती है। मैटरनल ग्रैंड मदर भी नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर को जाएगी, वो भी नहीं है तो मैटरनल आंट जो फुल सिस्टर होती है उनको जाती है, और फिर पैटर्नल आंट को जाती है। तो आप 2-3 शुरू के याद रख लेना, बस उतना इनफ है। तो बस यही था आपका कस्टडी वाले कॉन्सेप्ट में, ये चारों आपके बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीएम्पशन और इनहेरिटेंस के 1-2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे।